हेलो स्टूडेंट्स। फिजिकल ज्योग्राफी के आज के इस लेक्चर के अंदर अपन जो पिछले लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर था वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, उसका सेकंड पार्ट पूरा करेंगे आज इस लेक्चर में। पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने स्टूडेंट्स डिस्कस किया था कि वेगनर महोदय जो है मूलतः एक जलवायुवेता थे और विश्व की विभिन्न जलवायु का अध्ययन करते हुए उन्होंने विभिन्न महाद्वीपों पर काफी समानता देखी और उस आधार पर अपना एक सिद्धांत बनाया। पिछले लेक्चर्स में अपन ने देखा था कि किस तरीके से इस सिद्धांत के लिए उत्तरदायी शक्तियां कौन कौन थी, उसने किस महाद्वीपों का विघटन हुआ, उनका विस्थापन हुआ, ये सारा पार्ट जो है पिछले लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में सिद्धांत के पक्ष में परमाणु का विस्तार से अध्ययन करेंगे और उसके बाद जो है इसका क्रिटिसिज्म, इसकी आलोचना भी, कुछ बिंदुओं पर इस सिद्धांत की आलोचना भी हुई है और लास्ट में इसका मूल्यांकन वाला पार्ट जो है उसका डिस्कस करेंगे। जहां तक पक्ष में प्रमाण है और एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द थ्योरी है, मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था एक कॉन्सेप्ट था जिग्सा फिट। ये कॉवर का थ्योरी के अंदर ही एक महत्वपूर्ण संकल्पना है और पहला जो इसके पक्ष में प्रमाण जाता है वो कॉन्सेप्ट जिग्सा फिट आता है। अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो समीप लाते हैं तो उनमें एक साम्य स्थापना, जिग्सा फिट का हिंदी वर्ड जो मिलेगा वो साम्य स्थापना स्थापित होती है और इस साम्य स्थापना के आधार पर सिद्ध होता है कि ये महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। नाउ अपन डिस्कस किया ज्योग्राफिकली सिमिलरिटी अलोंग द बोथ द कोस्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन, बोथ द ओपोजिंग कोस्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन कैन बी फिटेड टुगेदर इन द सेम वे एज टू कट पीसेस ऑफ द वुड कैन बी रिफिटेड। लकड़ी के जो टुकड़ों को अपन एक दूसरे से समाहित कर सकते हैं, उसी प्रकार इन दोनों महाद्वीपों को, तटों को समीप लाने पर एक साम्य स्थापना की जा सकती है। फर्स्ट एविडेंस, ये पहला प्रमाण है जिससे सिद्ध होता है कि सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। वेगनर महोदय ने जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रमाण जो है अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए दिया वो था जियोलॉजिकल एविडेंस, भूगर्भिक प्रमाणों। और इन भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर जो आंध्र महासागर के दोनों तटों में जो पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई हैं दोनों तटों पर, वो कैलोडियन है, हर्सेनियन है, कैलोडियन, हर्सेनियन, इन पर्वत श्रृंखलाओं में अत्यधिक समानता पाई जाती है और ये समानताएं भी सिद्ध करते हैं कि दोनों इनकी दिशा, इनकी बनावट का समय जो है काफी अधिक मेल खाता है और सिद्ध करता है कि सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। नाउ जियोलॉजिकल एविडेंस डिनोट दैट द कैलोडियन यूरोपियन माउंटेन्स, अभी अपन देखे थे कैलोडियन है सारा ब्रिटेन वाला पार्ट और ऊपर की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एंड द हर्सेनियन माउंटेन्स ऑफ द अमेरिका, हर्सेनियन माउंटेन सिस्टम ऑफ द अमेरिका of the western and the eastern coast areas of the Atlantic Ocean are similarly and identical। मैंने डिस्कस किया था इनमें अत्यधिक समानता है, इनकी बनावट के समय के अंदर, इनकी दिशा के अंदर। The appellation of the north eastern region of the North America are compatible with the mountain system of the Ireland। जो आयरलैंड के जो माउंटेन सिस्टम है उससे काफी अधिक इनकी समानता देखने को मिलती है। वेल्स, आयरलैंड, वेल्स एंड द नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। तो इससे सिद्ध होता है कि महाद्वीप आपस में ये जुड़ते हैं। दिस इज सेकंड एविडेंस जो वेगनर महोदय ने अपने सिद्धांत के लिए दिया। तीसरा जो एक महत्वपूर्ण जो प्रमाण जो दिया वो अपन ने डिस्कस किया था कि कार्बोनिफेरस के अंदर जो है सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और कार्बोनिफेरस वो युग है जिसमें कि कोयले का निर्माण हमें देखने को मिलता है और कोयले की वनस्पति संबंधी जो प्रमाण है वो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया में कोयले की वनस्पति का वितरण यह सिद्ध करता है कि भूवैज्ञानिक काल में एक साथ जुड़े हुए थे और इन भूभागों में कार्बोनिफेरस में डिस्कस किया था काल में उच्च स्तरीय हिमानी नद निक्षेप हुए जिसके निक्षेपों का भी मेल खाते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि ये एक समय एक साथ थे और आज भिन्न भिन्न जलवायु के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये तीसरा एविडेंस महत्वपूर्ण एविडेंस दिया। चौथा एविडेंस जो काफी महत्वपूर्ण है वेगनर ने दिया, वही अटलांटिक ओशन के दोनों तटों पर दक्षिणी अमेरिका एंड अफ्रीका की जो चट्टानों में बहुत अधिक समानता मिलती है। तो वो दोनों मैप्स के अंदर देखेंगे कि इनका टाइम ड्यूरेशन वो चाहे गोंडवाना लैंड की चट्टानें हो, दोनों महाद्वीप हो, चाहे क्रेटेशियस इओसिन के हो,
सिलेवियन युग की चट्टानें हों या प्राचीन ग्रेनाइट हैं पूर्व सिलेवियन युग की, दोनों महाद्वीपों पर ये चट्टानें पाई जाती हैं। और चट्टानों की समानता जो है वो लगभग 2000 मिलियन वर्ष पूर्व प्राचीन सेलम एक पट्टी ब्राजील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है, जो आपस में मेल खाती है। दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के समुद्र तट के समानांतर पाई जाने वाली आरंभिक जो समुद्र के निक्षेप हैं जुरासिक काल के हैं, जिससे पता चलता है कि इस समय भरपूर महासागर उपस्थिति वहां नहीं थी। तो ये एविडेंस जो है वो भी सिद्ध करता है कि दोनों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, और पेंजिया की जो विचारधारा है उसको सिद्ध करता है। अगला जो वैगनर ने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए प्रमाण दिया वो लेटराइट निक्षेप है। ये हिमानी के जो निक्षेप हैं, ये टिलराइट जो निक्षेप हैं, टिलराइट के अवसाद चट्टानों में जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं, और भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध में विभिन्न भूभागों जैसे अफ्रीका, फॉकलैंड है, मेडागास्कर है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। और गोंडवाना श्रेणी का आधार तल में घने टेलाइट और विस्तृत लंबे समय तक हिमावरण या हिमाच्छादन को इंगित करते हैं। गोंडवाना श्रेणी के तलछटों में यह समानता यह दर्शाती है कि इन स्थलखंडों के इतिहास में भी समानता रही है। हिमानी निर्मित जो टेलाइट हैं वो चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन को स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। एक महत्वपूर्ण प्रमाण है जो हिमानी के निक्षेपों के आधार पर सिद्ध होता है। अपन ने डिस्कस किया था कि वैगनर महोदय जो है मूलतः जो है जलवायु वेता थे, और विभिन्न महाद्वीपों की जलवायु का अध्ययन करते समय उन्होंने महाद्वीपों पर समानता देखी, और उन समानता के आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसका एक एविडेंस ये भी है प्रमाण की तरह पुरातन जलवायु। इसके अंदर कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे पता चलता है आज से लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले ये जो प्री कार्बोनिफेरस युग में दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, माडागास्कर, प्रायद्वीप भारत, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया तथा अंटार्कटिका महाद्वीप में बहुत शीतल जलवायु थी, और ये सभी प्रदेश दूर दूर तक बर्फ से ढके हुए थे। और वर्तमान युग में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीप भारत जो है वो उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित हैं। ये सिद्ध करता है कि जलवायु से सिद्ध होता है कि ये महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। अगला जो प्रमाण जो काफी महत्वपूर्ण है और ये सिद्ध करता है कि महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, ये है कि विभिन्न महाद्वीपों पर जीवों के जो अवशेष पाए जाते हैं, इन जीवों के अवशेष इस वाले पहले पार्ट में, अगले में वनस्पति के अवशेष। जो जीवों के अवशेष मिलते हैं वो एक समय को ही इंगित करते हैं, अर्थात जो समुद्री अवरोधकों के दोनों विपरीत किनारों पर भूमि व अलवणीय जल में रहने वाले पौधों, जंतुओं और समरूप प्रजातियां पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए जो देखो मैथोसॉरस नाम के छोटे जो रेंगने वाले जीव हैं, केवल उथले खारे पानी में ही रह सकते हैं। इनकी अस्थियां केवल 2 क्षेत्रों दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत और ब्राजील की इरावर शैलो समूह में ही मिलते हैं। वर्तमान में दोनों स्थान एक दूसरे से 4800 किलोमीटर की दूरी पर हैं, और इनके बीच जो है एक महासागर विद्यमान है। ये प्रमाण है जिससे सिद्ध होता है कि ये महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। जब वनस्पति का लेंगे, अभी ग्लास्टोपोरस है, ये वनस्पति वगैरह जो है विभिन्न महाद्वीपों पर मिलती है। नाउ ग्लास्टोपोरस ये वनस्पति है जो हिमानी वाले क्षेत्रों में मिलती है, और ग्लास्टोपोरस नाम के पौधे से जीवाश्म दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, भारत, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका के विस्तृत क्षेत्रों में एक ही युग में चट्टानों में पाए जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ये सभी भाग भूतकाल में एक दूसरे से जुड़े हुए थे और बाद में इनका विघटन हुआ और विस्थापन हुआ। तो ये ऐसे एलिमेंट हैं जो सिद्ध करते हैं कि सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। स्टूडेंट, जब आप मैप में देखोगे तो टेक द एग्जांपल ऑफ द ग्लास्टोपोरस जो वनस्पति है उसके प्रमाण ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, अंटार्कटिका में मिलेंगे, भारत में मिलेंगे, अफ्रीका में मिलेंगे और दक्षिणी अमेरिका में मिलेंगे। तो ये सिद्ध करता है कि ये सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। इसी तरीके से अभी डिस्कस किया था, मेसोसॉरस जो है वो है उसी प्रकार, लस्टोसॉरस है, सिनोगोथोस है, ये जैसे लस्टोसॉरस है, ये इसके जो प्रमाण जो है जीव के प्रमाण जो है वो
अंटार्कटिका में मिलते हैं, भारत में मिलते हैं और अफ्रीका में मिलते हैं। ये सिद्ध करते हैं कि ये सभी महाद्वीप जो हैं आपस में जुड़े हुए थे। और जो यही वनस्पति मैंने कहा था रेप्टाइल्स हैं, जीव रेंगने वाले जीव, अभी डिस्कस किया आपसे पूरा जैविक काल में पैराजोइक एरा के अंदर, मध्य जैविक महाकल्प के अंदर, मेसोजोइक एरा के अंदर संबंधित रेंगने वाले जो रेप्टाइल्स हैं अभी मैंने डिस्कस किया, मेसोसॉरस है, लस्टोसॉरस है, साइनोगेथस है, आदि जो है जीव जो है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका में, भारत, अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। और ये सिद्ध करते हैं कि ये महाद्वीप जो है आपस में सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। एक महत्वपूर्ण प्रमाण जो है वो स्टूडेंट स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से हमें देखने को मिलता है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर वो कंट्री हैं जिनमें ग्रीनलैंड है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ये वाला जो पार्ट है, ये सारी कंट्रीज जो कहलाती हैं स्कैंडिनेविया। और इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर जो उत्तरी भाग है उसमें एक जीव मिलता है लेमिंग, और ये माइग्रेट करते, जब इनकी जनसंख्या बहुत अधिक हो जाती है तो ये माइग्रेशन की यात्रा प्रारंभ करते हैं। लेमिंग जैसे कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो ऋतु विशेष में पश्चिम की ओर यात्रा करते हैं और पश्चिम की ओर बहुत दूर पहुंचकर ये अटलांटिक महासागर के अंदर जो है वो महासागर के तट पर पहुंच जाते हैं और उसमें में डूब जाते हैं। और इन जीवों के जो इस प्रकार का आचरण है ये निष्कर्ष निकालता है कि प्राचीन समय पर जो है वो अभी जहाँ पर महासागर है वहां पर कोई महाद्वीप रहा होगा। और ये जो क्रिया वर्षों से देखने को मिल रही है और सिद्ध करता है कि ये महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और वैगनर के सिद्धांत को सिद्ध करता है। अगला एक महत्वपूर्ण प्रमाण जो हमने डिस्कस किया था, कोयला का जो प्रमाण है वो विभिन्न महाद्वीपों पर मिलते हैं और इसका निर्माण जो है अपन ने कहा है कार्बोनिफरस का टाइम ड्यूरेशन है। विश्व में कोयले के जो वितर है ना, अधिकांश कोयला यूरेशिया में पाए जाते हैं। विद्वानों का विचार है कि कोयले का निर्माण जो है कार्बोनिफरस, यही अपन डिस्कस किया था, कार्बोनिफरस में वनस्पति के दबने और सड़ने से हुआ। परंतु वर्तमान जलवायु को देखते हुए इन प्रदेशों में इतनी अधिक वनस्पति की कल्पना करना कठिन है। वैगनर महोदय ने स्पष्ट किया कि कार्बोनिफरस युग में भूमध्य रेखा यूरेशिया से होकर गुजरती थी, इसलिए इस समय यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती थी। अतः यहाँ पर घने वन विकसित हुए और कोयले का निर्माण हुआ। स्टूडेंट्स, एक महत्वपूर्ण जो इससे संबंधित जो क्वेश्चन मिलता है कार्बोनिफरस का, वो राजस्थान के संदर्भ में जैसलमेर के अंदर फॉसिल्स पार्क के अंदर जो है वो हमारी यूनेस्को की साइट है आकल, वहां पर जो है बड़े बड़े वृक्ष जो हैं वो जमीन के अंदर दबे हुए हैं और अपरदन के क्रियान्वयन के धरातल पर आ गए हैं और रिजर्व किए हुए। तो वर्तमान में वहां मरुस्थलीय स्थिति है, मतलब प्राचीन में कभी वहां पर घना जंगल रहा होगा तभी वो वनस्पति वहां पर देखने को मिलती है। तो सिद्ध करता है कि ये जो वनस्पति जो मिलती है कि ये इसके कारण जो है सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। जो एक महत्वपूर्ण प्रमाण जो है वो मिलता है कि दो महाद्वीपों के मध्य की दूरी बढ़ रही है और विस्थापन की वास्तविक प्रमाण जो है 1823, 1870, 1917 में ग्रीनलैंड तथा उत्तरी अमेरिका के बीच पाई गई दूरी। इस तथ्य का पता चला कि ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका की ओर 32 मीटर प्रति वर्ष की गति से खिसक रहा है। इंग्लैंड और ग्रीनलैंड के बीच सन 1873 तथा 1907 में मापी गई दूरी से ज्ञात हुआ कि ग्रीनलैंड तथा इंग्लैंड के बीच की दूरी 35 गज बढ़ गई है, अर्थात ये महाद्वीप वर्तमान में भी विस्थापित हो रहे हैं। तो ये सिद्धांत जो है इन प्रमाणों के आधार पर भी सिद्ध होता है। एक है कि मैग्नेटिक जो है नॉर्थ है उसके आकार पर जो पूरा चुंबकीय प्रमाण है, पूरा चुंबक तथ्य प्रमाण है। विभिन्न युगों में ध्रुवों की दिशा का अध्ययन हुआ और चुंबक के प्रमाण होने के खनिज जैसे हेमाटाइट है, पायरोटाइट है, मैग्नेटाइट आदि पृथ्वी की चुंबकीय के ध्रुव की सीध में होते हैं और इस समय मैग्मा के घनीभवन की दर्ज हो जाता है। यह पता चलता है कि इसमें समय समय पर परिवर्तन हुए हैं और ध्रुवों की स्थिति बदलती रही है। ध्रुवों की स्थिति भी बदलती रही है जैसे भूमध्य रेखा की बदलती रही है, किंतु यह परिवर्तन संपूर्ण पृथ्वी के लिए संभव नहीं था। अतः यह भूखंडों में परिवर्तन है, न कि संपूर्ण पृथ्वी में, जो कि सिद्ध करता है कि महाद्वीप अपनी स्थिति बदलते रहे हैं।
जो कोर का एरिया है वो कभी उसका तो चेंज होगा नहीं। ऊपर जो अपन ने कहा था कि जो सियाल परत है सीमा पर तैर रही है, तो महाद्वीपों में स्थानांतरण होता रहा है, इसलिए जो है जो ध्रुवों में की स्थिति भी बदलती रही है। अगला एक महत्वपूर्ण प्रमाण जो वैगनर ने प्रस्तुत किया वो था कि सागर तली का विस्तार हो रहा है। उदाहरण के लिए मध्यम अटलांटिक कटक के सारे मैग्मा समुद्र की सतह पर आकर ठोस हो जाता है, इससे ये नए क्षेत्रों का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया में लाखों वर्ष से चल रही है। यह महाद्वीपीय खंडों का विचलन कर रहा है, जिससे अटलांटिक महासागर का आकार बढ़ रहा है। ये मैंने कहा था सागर तली का विस्तार हो रहा है और दो महाद्वीपों के मध्य की दूरी भी बढ़ रही है। यह सिद्ध करता है कि महाद्वीपों का विस्थापन होता है और होता रहा है। ना जब इस सिद्धांत का मूल्यांकन वाला पार्ट आता है तो हर सिद्धांत की कुछ विशेषताएं और कुछ कमियां होती हैं। तो इस सिद्धांत के जब मूल्यांकन का अध्ययन करेंगे तो इसके विपक्ष में कुछ प्रमाण मिलेंगे। इसमें सबसे बड़ा जो प्रमाण मिलता है स्टूडेंट्स, वो मैंने डिस्कस किया था, वो इन महाद्वीपों के विस्थापन के लिए उत्तरदायी शक्ति है। और ये जो शक्ति है, और इसमें सबसे बड़ी जो ज्वारीय शक्ति है वो क्रिटिसिज्म, आलोचना का मुख्य बिंदु है। ये माना गया कि और सत्य है कि वैगनर द्वारा प्रयुक्त जो महाद्वीपों के प्रवाह के लिए सर्वप्रथम अनुप्रयुक्त है चंद्रमा और सूर्य कि जो ज्वारीय बल से महाद्वीपों का पश्चिम की ओर प्रवाह तभी हो सकता है कि जब इसको 90 मिलियन के लिए या 10 लाख मिलियन जो है टर्न मिलियन जो है वो गुना बढ़ा दिया जाए। और ये जो ज्वारीय शक्ति अगर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो पृथ्वी जो है घूमना बंद कर देगी। तो ये आलोचना का एक सबसे बड़ा बिंदु है कि ज्वारीय शक्ति के कारण जो है चंद्रमा और सूर्य की पश्चिम की तरफ महाद्वीपों का विस्थापन संभव नहीं है। दूसरा जो क्रिटिसिज्म आता है वो अपन ने कहा था कि इनका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है जिग्सा फिट, साम्य स्थापना। कुछ विद्वानों ने इसे त्रुटिपूर्ण माना है और इसके अंदर प्रमाण भी दिए हैं। मैं त्रुटि वैगनर के सिद्धांत का मूल तत्व जो है महाद्वीपों की साम्य स्थापना, परंतु कई विद्वानों की त्रुटि बताया है। उनका विचार है कि साम्य स्थापना किसी सीमा तक शुद्ध है। यदि दक्षिणी अमेरिका के गिनी के तट से मिलाया जाए तो इसमें 15 डिग्री का अंतर आता है। इसी प्रकार जो है वो मैसेच्यूसेट्स जो है ने अटलांटिक महासागर के विपरीत तटों में साधारण साम्य की स्थापना मानी है, जो बिना विस्थापन के भी स्पष्ट की जा सकती है। तो एक दूसरा आलोचना का बिंदु ये रहा है। तीसरा जो आलोचना का बिंदु रहा है वो दोनों अटलांटिक ओशन महासागर के दोनों तटों को परफेक्टली फिट जो है आपस में जिग्सा फिट नहीं किया सकता। अगला है वैगनर ने जो क्रिटिसिज्म आता है जो डेट्स कि महाद्वीपों का जो विस्थापन किस काल में हुआ, पैंजिया का विघटन कब हुआ और कार्बन युग से पहले पैंजिया किस बल द्वारा स्थिर था, इसके बारे में कोई भी स्पष्ट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कार्बोनिफरस युग के अंदर ही क्यों स्टार्ट हुआ, उससे पहले ये पैंजिया जो महाद्वीप है किस बल के कारण एक था। ये एक आलोचना का मुख्य बिंदु है। दिशा और तिथि के संबंध में जो आलोचना होती है। डायरेक्शन एंड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है सीक्वेंस है, उसमें काफी आलोचना का बिंदु रहता है। अतः कहा जा सकता है कि उपयुक्त विपक्ष प्रमाणों के होते हुए भी वैगनर का सिद्धांत जो है भौगोलिक शोध काफी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और जो आगे आने वाले जो थ्योरीज थी उनके लिए उसने एक मील का पत्थर ये सिद्धांत साबित हुआ है। जब हम सिद्धांत का सारांश स्टूडेंट जब अध्ययन करेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सारांश जब अगर करेंगे, यदि वैगनर ने पहले जो है वो वैगनर से पहले भी एंटोनिया स्नाइडर तथा F.G. टेलर, दोनों विद्वानों का नाम ध्यान रखना है, ने महाद्वीपों के विस्थापन की बात कही थी। यद्यपि महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का असली श्रेय वैगनर को ही जाता है। वैगनर मूलतः एक जलवायु वेता थे, अपने डिस्कस किया, तथा उन्होंने अटलांटिक महासागर के पश्चिम पूर्वी तट पर बहुत ही समानताएं देखी और एकत्रित की और अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। वैगनर के अनुसार कार्बोनिफरस हमने डिस्कस किया। कार्बोनिफरस युग के अंदर सभी जो भाग थे वो असल भाग थे, वो आपस में जुड़े हुए थे, जिसे वैगनर ने एक पैंजिया महाद्वीप का नाम दिया।
और पेंजिया के चारों तरफ एक विशाल महासागर था जिसका वैगनर ने पेंथालसा का नाम दिया। पेंजिया के उत्तरी भाग में, पेंजिया का जो उत्तरी भाग था, लॉरिशिया वाला पार्ट था, उसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया थे, जिनमें संयुक्त रूप से लॉरिशिया कहा गया। एक क्वेश्चन एग्जाम से बनता है। पेंजिया के दक्षिण भाग में जो है वो दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, प्रायद्वीप भारत है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका महाद्वीप थे, जिन्हें संयुक्त रूप से गोंडवाना लैंड कहा गया। एग्जाम क्वेश्चन ये बनेगा। का नाम दिया वैगनर ने महाद्वीपों के तटों में आश्चर्यजनक समानता पाई, जिसे इस कॉन्सेप्ट को दिया जिग्सा फिट। ये कॉन्सेप्ट भी वैगनर द्वारा दिया गया है, क्वेश्चन बनेगा। और विस्थापन का कारण जो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल, बल एवं प्लवनशीलता का बल तथा ज्वारीय बल नाम से इन शक्तियों को दिया। और इन्हीं शक्तियों से जो है जो महाद्वीपों का विस्थापन जो है वो पश्चिम की ओर भूमध्य रेखा की ओर हुआ, जिस कारण से उत्तरी दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर तथा प्रायद्वीप भारत, ऑस्ट्रेलिया जो है वो उत्तर की ओर विस्थापित हुए हैं। इस प्रकार जो वैगनर का सिद्धांत है वो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, हमने डिस्कस किया। थैंक यू।